हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे ग्राम सचिव के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, कनाल पटवारी हो, इन तीनों का सिलेबस जो है सेम है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो है हम मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आज हम फर्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे। कंप्लीट देखेंगे 90 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से जिस तरीके का पैटर्न आता है हमारा हरियाणा एग्जाम में, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर। तो एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में से मैंने जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चंस जो हैं रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ अगर जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, फिर बात आती है हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके की भी जो हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल रखेंगे क्वेश्चंस का, जिस तरीके का एग्जाम क्लर्क का देखने को मिला था हाई लेवल का, बिल्कुल वैसा ही जो है सेट किया है। ओके, उसके बाद हिंदी है, हिंदी को भी मैंने 10 मार्क्स का ही रखा है। रीजनिंग को 6 मार्क्स का, इंग्लिश को 6 मार्क्स का, उसके बाद मैथ है, मैथ को 4 मार्क्स का। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन मैंने कम रखे हैं, रीज़न उसका क्योंकि हाई लेवल का है। अगर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे तो हमें सिर्फ जो है क्वेश्चन का टाइप पता चलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर मैथ्स के अगर किसी ने नहीं किए हैं तो मैंने जो भी चैप्टर करवाए हैं, मैट्रिसेस हो, सेट हो, तो वो एक बार ज़रूर करें, उससे आपको जो है थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो बचता है सब्जेक्ट, इसका जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसके 15 क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, तो टोटल 90 क्वेश्चंस जो है हमारे बनते हैं, 20, 40, 50, 60। ठीक है, और 70, 80, 85, 90, 91 क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। ठीक है, तो आप 90 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं इनमें से सही कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जनता के भिन्न भिन्न आवेदनों की जांच कर सम्राट तक पहुंचाने वाला अधिकारी कौन था? दरोगा ए डाक चौकी, मीरे बहर, मीरे अर्ज या मीरे बार? तो उस ऑफिसर का नाम बताना है जो कि एप्लीकेशन को सबमिट करता था, किसको? एम्परर को। तो उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें मीरे बार की, तो मीरे बार किसे कहा जाता था? मीरे बार वो होता था जो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते थे उस वक्त, उनका जो सुपरिटेंडेंट होता था, उनको मीरे बार कहा जाता था मुगल काल में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इट वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर बात आती है मीरे बहर की। मीरे बहर का मेन टास्क क्या था? जो रॉयल बोट होती थी उनको, उनकी केयर करना या उन्हें संभालना जो था, वो मीरे बहर का काम था। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चौकी, या इसको ये भी बोल सकते हैं दरोगा ए पोस्ट चौकी। इसका जो काम था वो था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। फिर बचता है मीरे अर्ज। ये क्या करता था? ये इसके पास होता था चार्ज का एप्लीकेशन, जो कि वो किंग को सेंड करता था उनको। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आती थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा मीरे अर्ज। सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में पहले भूमि को नाप कर और फिर प्रत्येक फसल की प्रति इकाई उत्पाद का अनुमान लगाकर भू राजस्व निर्धारित की जाने वाली प्रणाली थी? हस्तोबद्ध, कनकूत, नस्क व्यवस्था या इनमें से सभी? लैंड रिवेन्यू सिस्टम प्रिवेलेंट इन मुगल पीरियड टू फर्स्ट मेजर द लैंड एंड देन पर यूनिट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर ईच क्रॉप वॉज कैलकुलेटेड वॉज कॉल्ड। तो उसे क्या नाम दिया गया था? तो देखिए, कनकूत हो, नस्क सिस्टम हो, ये तीनों ही क्या है? एक ही चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। कनकूत को ही नस्क सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो है दाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि उसको मापा जाता था कितना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कर लगता था। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी, मतलब मैगजीन बतानी है, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश की थी पर्शियन लैंग्वेज में। संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल, मिरातुल अखबार, सरस्वती। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं संवाद कौमुदी की, तो ये क्या था? एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसके ओनर थे राजा राम मोहन राय। लेकिन ये किस भाषा में था? ये बंगाली भाषा में था। ठीक है, बंगाली में। फिर आता है ब्राह्मणिकल। ब्राह्मणिकल जो था ये इंग्लिश में था। ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय की ही मैगजीन थी। ठीक है, उसके बाद सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो ये हिंदी लैंग्वेज में थी मैगजीन। और
बचा यहाँ पर मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किस लैंग्वेज में था? पर्शियन लैंग्वेज में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिरातुल अखबार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद को ईश्वरीय अनुभूति करवाने वाले संत कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या रामकृष्ण परमहंस। द संत हु ब्लेस्ड स्वामी विवेकानंद विद डिवाइन परसेप्शन वाज। तो स्वामी विवेकानंद किस संत की शरण में गए थे? रामकृष्ण परमहंस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सोशल चेंज के बारे में बताना है कि क्या है वो। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्यूपेशनल कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है? सोशल चेंज किस तरीके की अवधारणा है? एक समाज शास्त्रीय यानी कि सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? एस.बी. रॉय, जी.एस. घुरिये, हटन या फिर मजूमदार? ये बुक है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किस की बुक है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जी.एस. घुरिये। बी ऑप्शन जी.एस. घुरिये जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का वर्ष है? फाउंडेशन ईयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज 1890, 1930, 1992, 1998। NCW जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना पूछी है कि कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में। जनवरी 1992 में इसकी स्थापना जो थी हुई थी। ठीक है, और इसकी जो पहली चेयरपर्सन थी उसका नाम पूछा जा सकता है, तो वो थी जयंती पटनायक। फर्स्ट चेयरमैन जो बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन थी? जयंती पटनायक। और अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो कौन है चेयरपर्सन? रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जनरल अवेयरनेस का। बोडो मूवमेंट, बोडो आंदोलन का संबंध बताना किससे है? रीजनलिज्म से, लिंग्विज्म से, टेररिज्म से या पॉलिटिकलिज्म से, राजनैतिकवाद से? बोडो आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये आंदोलन आसाम में हुआ था। और क्यों हुआ था? जो बोडो जनजाति के लोग थे वो एक अलग राज्य है यानी कि बोडोलैंड बनाने की मांग कर रहे थे। तो किससे रिलेटेड था ये? क्षेत्रवाद से, रीजनलिज्म से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है? मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज जापान, भारत, इटली या फिर इंग्लैंड? मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? प्रमुख तिलहन उत्पादक देश? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। बी ऑप्शन, इंडिया जो है क्या है? प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अप्रैल को, 1 मार्च को, 15 मार्च को या 24 दिसंबर को? वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 2H2O2 ग्लिसरीन, 2H2O2 प्लस O2 अभिक्रिया में ग्लिसरीन की भूमिका किस रूप में होगी? पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव, ऑटो या बायो कैटलिस्ट? 2H2O2 ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। जब हम इसको ग्लिसरीन की प्रेजेंस में डीकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे ग्लिसरीन का रोल पूछा है कि ग्लिसरीन किस तरीके से एक्ट करेगा, एज ए पॉजिटिव कैटालिस्ट, एज ए नेगेटिव, ऑटो या बायो। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। तो जब भी हम हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड को डीकम्पोज करेंगे तो नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह जो है ग्लिसरीन काम करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, अगला देखिए, यदि एल्कीन श्रेणी में n=3 है तो एल्कीन का साधारण नाम क्या होगा? इफ इन एल्कीन सीरीज n=3 देन द सिंपल नेम ऑफ एल्कीन विल बी। अगर n3 है तो नेम क्या होगा? ब्यूटिलिन। ठीक है,
प्रोपिलीन कब होगा? जब n इक्वल टू 2 होगा। और एथिलीन कब होगा? जब n इक्वल टू 1 होगा। तो ब्यूटिलीन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्यूटीन से ब्यूटीन, इथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन होता है, तो ब्यूटिलीन जो है सही होगा यहाँ पे। ओके, अगला देखिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण से, यानी कि एक मैन इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर। कोई प्लेन मिरर है, उससे 2 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इन मीटर विल बी। तो कितना डिस्टेंस होगा, जो इमेज बनेगी उसमें और उस मैन के बीच में कितना जो है डिस्टेंस होगा। देखिए, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो किस तरीके, मतलब उतने ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर वो होती है, ठीक है। यानी कि जितने डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से वो व्यक्ति खड़ा है उतनी ही डिस्टेंस पर वो उसकी इमेज को बनाएगा, ठीक है। अब अगर 2 मीटर पर खड़ा है तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी? 2 मीटर दूर ही बनेगी। तो टोटल ऑब्जेक्ट और व्यक्ति के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल 4 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 मीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज ट्रिपल्ड, अगर हम एक चालक तार की लंबाई को 3 गुना कर दें और उसकी रेडियस को आधा कर दें, तो जो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? क्या वो अनचेंज्ड होगी, या 1.5 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, या आधी रहेगी? जब हम किसी चालक तार की लंबाई 3 गुना कर देते हैं और त्रिज्या आधी कर देते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। तो अनचेंज्ड यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, गेहूं की फसल को बोते समय कौन से तापमान की आवश्यकता है? यहाँ पे पूछा गया बोते समय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ व्हीट शोइंग? 10 to 15, 20 to 26, 30 to 40 या 5 to 10? देखिए, गेहूं कैसी क्रॉप होती है? रबी क्रॉप होती है, ठीक है, रबी क्रॉप होती है। बट यहाँ पे पूछा इसने कि जब हम उसको बोते हैं गेहूं की फसल को, उस वक्त तापमान कितना होता है? तो उस वक्त तापमान की जरूरत कितनी होती है? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूने का पत्थर जिस उद्योग के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। द इंडस्ट्री इन विच लाइमस्टोन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इज आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर या फिर टेक्सटाइल। किस उद्योग में चूने का पत्थर कच्चे माल के रूप में यूज होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ दृष्टिगोचर होता है। रूसो का यह कथन स्वतंत्र के किस रूप की ओर इंगित करता है? आर्थिक, प्राकृतिक, नागरिक या राजनीतिक स्वतंत्रता। मैन इज बॉर्न फ्री, क्या ही एक नेचुरल लिबर्टी है, बट ही इज एवरीवेयर इन चेन। विच टाइप ऑफ लिबर्टी इज इंडिकेटेड बाय रूसो स्टेटमेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा सिविल लिबर्टी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सिविल लिबर्टी जो है यहाँ पे सही होगा। विचारक जिसने धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा दी वह है। द थिंकर हु कंसिडर्ड रिलीजन एज द ओपियम फॉर द पीपल। रस्किन, मुसोलिनी, लास्की या मार्क्स। तो किसने कहा था धर्म को जनता की अफीम? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वह सिद्धांत जिसका गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए समर्थन किया। द प्रिंसिपल विच वॉज फेवर्ड बाय गांधी जी टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज ट्रूथ, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह या नॉन वायलेंस। तो आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने समर्थन किया था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वह विचारधारा जिसने मुसोलिनी को प्रभावित नहीं किया था वह कौन थी? वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी विच डिड नॉट इन्फ्लुएंस मुसोलिनी। सोशलिज्म, प्राग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या ट्रेडिशनलिज्म। तो मुसोलिनी को इन्फ्लुएंस नहीं किया था वो है समाजवाद, साम्यवाद, ठीक है, सोशलिज्म, ठीक है।
चलिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं हम हरियाणा जीके से भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत या होडल? कहाँ पर जो है सोनू निगम का जन्म हुआ था? सोनू निगम का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1973 को, 1973 में। और ये हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन फरीदाबाद यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान, संत गरीबदास, संत दादू दयाल या संत नीमी चंद? सतनामी संप्रदाय जिसकी स्थापना हुई थी नारनौल में 1657 में, और ये जो संप्रदाय था इसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वीरभान। ठीक है, वीरभान नामक एक संत हुए जिन्होंने नारनौल में 1697 में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और सतनामी कौन थे? अधिकतर किसान थे, दस्तकार, यही जो थे सतनामी थे। और ये लोग खुद को सतनामी क्यों बुलाते थे? क्योंकि ये सत्य और विश्वास में विश्वास रखते थे, इसीलिए ये अपने आप को सतनामी कहकर पुकारते थे। ठीक है, सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय भी कहा गया है। ये पूछा जा सकता है, तो सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो इनके धार्मिक ग्रंथ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें मुंडिया नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अपने पूरे शरीर के जो बाल हैं उनको मूंड कर रखते थे, इसलिए इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, मोहर्रम, बाराफात या इनमें से कोई नहीं? सवाल की जो पहली तारीख होती है उस दिन कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईद उल फित्र। फर्स्ट ऑप्शन ईद उल फित्र जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? यहाँ पे फरीदाबाद आना था। ठीक है, फिर जींद है, सिरसा है, रोहतक है। तो पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जींद। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस जिले में पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है अंबाला में। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि राज्य के किस जिले में पक्की सड़कें सबसे कम लंबी हैं? तो वो पंचकुला में है। और सबसे ज़्यादा लंबाई पक्की सड़कों की किस जिले में है? तो वो भिवानी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुड़गांव? पहला आकाशवाणी केंद्र हरियाणा राज्य में कब खोला गया था? 8 मई 1976 को। ठीक है, और ये कहाँ पर खोला गया था? रोहतक में इसकी जो थी स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? शमशुद्दीन, करीम खां, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? विलियम फ्रेजर की हत्या का षड्यंत्र रचने के बारे में पूछा कि कौन कौन शामिल था। तो दोनों ही शामिल थे और उनकी हत्या की गई थी 1835 में। तो उपयुक्त दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? दक्षखेड़ा, बनावली, मीताथल या कुनाल?
सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा दक्ष खेड़ा। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। ओके, तो उसके बाद दक्ष खेड़ा का नाम आता है। अगला है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना या हथनी कुंड बैराज योजना? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना जो है इनमें से चलाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। ठीक है, ठीक है। JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना के तहत जो था 1976 में पहली बार जो था पानी छोड़ा गया था इस सिंचाई परियोजना के तहत। लेकिन अगर हम वास्तव में इस परियोजना की कमी मतलब महसूस की गई थी कि हाँ ये परियोजना काम आई है, तो वो था जब सूखा पड़ा था। ठीक है, 1987 में तो खरीफ की जो फसल थी उसको बचाने के लिए इसका जो है इसकी आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना की। ठीक, इसके अलावा हथनीकुंड बैराज परियोजना ये यमुनानगर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? कुर्ता, कमीज, कामरी या अंगरखा? तो राइट आंसर हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है? अंगरखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005 या 1 जनवरी 2005? लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1/1/2006 में। ठीक है, इसमें जो थी प्रारंभ में जो है 300 रुपये प्रति मास जो थे दी जाते थे। मतलब हर एक महीने जो है रविवार को 300 पेंशन रुपये दिए जाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 1 जनवरी 2006 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई थी? 1998, 1999, 2000 या 2001? नई IT नीति हरियाणा में कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2000 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2000। चलिए अगला देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? भिवानी, जींद, पानीपत या फतेहाबाद? इनमें से कौन सा है जो कि हिसार मंडल के अंदर नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। भिवानी, जींद और फतेहाबाद ये तीनों हिसार मंडल में आती हैं, लेकिन पानीपत जो है ये हिसार मंडल में नहीं आता है। तो पानीपत की अगर हम बात करें तो ये किस मंडल में आता है? ये आता है करनाल मंडल में। करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत ये तीनों आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भिवानी भी जो है ये रोहतक मंडल में आता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, जींद हुआ, फतेहाबाद हुआ, सिरसा और हिसार ये हिसार मंडल में आते हैं। भिवानी किस में आता है? रोहतक मंडल में आता है। रोहतक में सबसे ज़्यादा आते हैं 5 वो हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, तो यहाँ पर भिवानी और पानीपत दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? श्याम सिंह, कमल सिंह, श्यामलाल या श्याम सुंदर? तो वो कौन व्यक्ति थे जिसने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? तो वो थे श्याम सिंह, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? झज्जर, रेवाड़ी, ब्रह्मगढ़ या महेंद्रगढ़?
डॉक्टर सत्यनारायण, तो ये हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी में है। चलिए अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? पंडित नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, ए और बी दोनों या कोई नहीं? प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था, पूछा गया है। तो किसने विरोध किया था? तो ये विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पंडित नेकीराम शर्मा जो है सही होगा। अगला देखिए, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? अग्र, कुणिद, मौर्य या कोई नहीं? तो हिसार में कौन सा गणराज्य था अस्तित्व में? अग्र गणराज्य। ठीक है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास, विलियम फोर्ड, वॉर्न, कोर्टलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास ने। ठीक है, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार योजना के अंतर्गत विकलांगता के शिकार हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 50 लाख? राजीव गांधी परिवार योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी जो है राशि विकलांगता के शिकार को दी जाती है? तो देखिए ये जो थी 2017 तक थी ये योजना, जहाँ पे 1 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने जो है 31 मार्च 2017 को जो थी ये योजना बंद कर दी थी। उसके बाद अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक ये जो योजना थी वो बंद रही। ठीक है, तो 1 लाख जो थी इसमें दी जाती थी। और इसी योजना को किसी और नाम से जो शुरू किया गया था वो थी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। ठीक है, काम वही था इसका भी। और इसमें क्या था, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। देखो राशि वही थी 1 लाख, लेकिन जो पहली योजना थी राजीव गांधी उसमें जो एज थी वो थी 18 से 60 वर्ष। ठीक है, लेकिन जो नई योजना आई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, उसमें जो उम्र रखी गई वो रखी गई 18 से 70 वर्ष। इस एज में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्ति अगर हादसे में मारा जाता है तो उसको के परिवार को जो है कितने रुपए की सहायता दी जाती है? 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, चलिए तो 1 लाख जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहादू आदि सांगों की रचना किसने की? अहमद बरखा, बालक राम, स्वरूपचंद, पंडित शंकरलाल। तो ये सांग दिए गए हैं पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहादू, इन सांगों की रचना किसने की थी? पंडित शंकरलाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, सांग, खोड़िया या धमाल? तो कौन सा है सबसे पुराना लोक नृत्य? हरियाणा का सांग। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए हिस्ट्री के हो गए, सॉरी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन किए हमने। अब हरियाणा जीके से भी 20 क्वेश्चन किए हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मार्जिनल सिस्टम, डायरेक्टरी बेस्ड मेमोरी स्टैंडर्ड, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ड्यूअल बस मास्क स्टोरेज। DBMS की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होती है? तो DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सी ऑप्शन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर। तो डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है NCERT, जिसने नहीं देखी है जाके देखिए, तभी आपको ये कंप्यूटर के क्वेश्चन समझ आएंगे। तो ठीक है, तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डिलीट करते हैं एलिमेंट को फ्रंट एंड पे से और रियर एंड पे से इंसर्ट करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं
ठीक है, तो ये किस में होता है, फ्रंट और रियर एंड, तो ये होता है क्यू में। स्टैक में जो है एक ही जगह से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होता है, वो होता है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, इंसर्ट भी टॉप ऑफ द स्टैक होता है और डिलीट भी टॉप ऑफ द स्टैक से ही होता है। डी क्यू क्या होती है, डबल एंडेड क्यू होता है, जहां पर हम इंसर्शन और जो भी डिलीटिंग होती है वो दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट से भी और रियर से भी। ठीक, तो यहाँ पर अगर डिलीट एक साइड से पूछा जाए जिसका नाम फ्रंट होता है और इंसर्ट को रियर एंड से किया जाए तो उसको क्यू बोला जाता है। ठीक, चलिए क्यू जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। यहाँ पर जो लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर नहीं है वो बताना है, नॉन लीनियर टाइप बताना है। अब देखिए स्ट्रिंग हुआ, लिस्ट हुआ, स्टैक हुआ, ये तीनों ही क्या है, लीनियर टाइप स्ट्रक्चर हैं। लीनियर टाइप, लीनियर नॉन लीनियर पढ़ा है। नॉन लीनियर में कौन से आते हैं, नॉन लीनियर में आता है, एक आता है ट्री और दूसरा आता है ग्राफ। ठीक है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ए कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन बोथ या नन ऑफ द अबव। कंप्यूटर नेटवर्क से हम क्या शेयर करते हैं, नेटवर्क के द्वारा रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को तो शेयर करते ही हैं, तो बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए व्हाट डज ए डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। डेसिमल नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, पोजीशन या नन ऑफ द अबव। डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सी ऑप्शन पोजीशन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इन बाइनरी नंबर सिस्टम ए डिजिट रेंज फ्रॉम। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9, 0 to 1, 0 to 15 या 0 to 7। 0 to 9 जो होता है वो कौन सा होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, 0 to 1 किस में होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होती है रेंज। डेसिमल का बेस पूछा जाए तो 10 होता है, बाइनरी का बेस पूछा जाए तो 2 होता है। 0 to 15 होता है हेक्साडेसिमल और इसका बेस पूछा जाए तो 16 होता है। 16 यानी कि 0 से लेकर 15 तक। 0 to 7 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके जो रेंज होती है वो जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 यानी कि 0 to 7। तो याद रखिए अब बाइनरी नंबर सिस्टम पूछा था तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन विच मोड। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में या फिर पेज सेटअप में। तो बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लैंडस्केप जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नहीं सॉरी, एक मिनट, ओके लैंडस्केप नहीं सॉरी, पोर्ट्रेट मोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो पोर्ट्रेट यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। इन्हें कौन सी की बोला जाता है, मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज या फिर एडजस्टमेंट कीज। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ये क्या है, मॉडिफायर कीज़ हैं। फंक्शन की तो 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में वही अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक आते हैं। ठीक है, तो इन्हें मॉडिफायर की बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन MS पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की शैल इंसर्ट इन न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम प्रेजेंटेशन को ये ओपन किए हुए हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्लाइड ओपन होती है, हम सेकंड स्लाइड को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+M। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है विच फंक्शन की कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन, F2, F3, F4 या F5। तो कौन सी की है जिसके द्वारा हम जो है प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें आपने 5 स्लाइड जोड़ी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन जो है शुरू हो जाए, मतलब फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, F5।
ठीक है। F5 यूज़ की जाती है, स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करती हूँ तो जो करंट प्रेजेंटेशन होगी, मान लीजिए आप सेकंड स्लाइड पे काम कर रहे हैं, सेकंड स्लाइड में हैं, सेकंड स्लाइड ओपन है, तो जैसे आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो आप सेकंड स्लाइड से जो आपकी स्लाइड ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ F5 प्रेस करेंगे तो जो हमारी बिगिनिंग जो फर्स्ट स्लाइड होगी वहाँ से ओपन होगी, तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हिंदी का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी के बारे में बताना है ये कि किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय या फिर चीनी तिब्बती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, ठीक है। द्रविड़ में कौन सी आती है? जो उधर तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़, वो द्रविड़ में आती है, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया? हिंदी तो देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है मराठी भाषा। मराठी भाषा भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप पूछा है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या देवनागरी? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली, ओके। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी जो यहाँ पर सही लिखा है, प्रीणति, परिणति, प्रीणिति या प्रीणीत? देखिए फोर्थ और सेकंड तो बिल्कुल गलत है। परिणीति या प्रीणति, कौन सा इनमें से सही होगा? तो जो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीणति, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन प्रीणति जो है बिल्कुल सही लिखा है, ना कि प्रणीति, ओके, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुषुप्ति, तो कौन सा जो है इनमें से सही है ये बताना है हमें। तो कौन सा सही लिखा है यहाँ पे? देखिए इसमें ये वाला से नहीं आता है, शय षटकोण वाला आता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं लगाई गई है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पर सही लिखा है, सुषुप्ति, ओके, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है। अभी जमा शेक, अभी जमा सेक, अभी जमा शेक या अभिय जमा सेक? अभिषेक, अभिषेक का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा अभी जमा सेक, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7? स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं 5, ठीक है। वही दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। तो 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाधि और यण, 5 जो है भेद होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है कि इनमें से किस में उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? वाक्य शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। और अगर हम उस उपसर्ग को हटा देंगे तो भी उस वर्ड का कोई मीनिंग रहेगा, और जिसमें मीनिंग ना निकले तो ऑब्वियस है उसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं हुआ है, ओके। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सुयोग, अगर हम सु को हटा भी दें तो योग का मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है योग का, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, ओके। तो ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक, अति जमा अधिक, अति जमा अधिक, तो यानी कि अधिक का भी कोई मीनिंग होता है, तो अति यहाँ पर क्या है? एक उपसर्ग है। देन विदेश, वी एक उपसर्ग है, देश देश होता है, ओके। फिर आता है सुरेश, सु अगर हम निकाल देते हैं, क्या रेश का
कोई मीनिंग निकलता है? रेशा तो होता है, रेस नहीं होता है। ओके, तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या क्रमधारय? देवासुर में समास पूछा गया है कि कौन सा समास देवासुर में यूज किया गया है। तो देवासुर में होता है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होता है? द्वंद्व। किस तरीके से? इसका जब हम विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या बनेगा? देव से असुर, देव से असुर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास जो है इसमें हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर आखिर में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? ओके, देखिए, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो अपनी दक्षिण की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। ओके, और यहाँ से वो मुड़ेगा दायां, तो दायां जाएगा इस तरफ, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, दाईं ओर घूमता है फिर भागता है, अगेन वो अपनी दाईं ओर घूमता है। ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा है वो। फिर उसके बाद आखिर में अपनी बाईं ओर घूमता है, फिर वो बाईं ओर घूम जाता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, उसका पहला अक्षर कौन सा होगा? तो इनसे कौन सा बनता है? हॉर्स बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एनसाइक्लोपीडिया से जुड़े हैं, एक शब्द इससे अलग है, उस शब्द को पहचानिए। पेंसिल, फोक, साइकिल या इंडिया? तो देखिए यहाँ पे, यानी कि 3 शब्द ऐसे जो एनसाइक्लोपीडिया से बन सकती हैं और एक नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले पेंसिल, PENCIL, पेंसिल बन रहा है। फोक को अगर आप देखेंगे तो F नहीं है इसमें कहीं पर भी, तो यहाँ पर राइट आंसर फोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2, 6, 18, 54। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि 2 3 किया हुआ है, देन 6 3 18 3, तो नेक्स्ट हमारा 15 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 162 हो जाएगा। ठीक है, 54 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके, देखिए अगला, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? प्रकाशक, संपादक, मुद्रक या पाठक? जहाज को कप्तान से रिलेटेड है, जहाज कौन चलाता है? कप्तान। ऐसे ही अखबार किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्रकाशक से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोची, चमड़ा, दर्जी, सॉरी अखबार का प्रकाशक नहीं, सॉरी संपादक आएगा। ठीक है, संपादक। मोची, चमड़ा, दर्जी, बजाज, कमीज, धागा या कपड़ा? तो यहाँ पर हो जाएगा दर्जी, कपड़ा। ठीक है, जैसे मोची चमड़े से कुछ बनाता है, ऐसे ही दर्जी कपड़े से बनाता है, तो डी ऑप्शन कपड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इंग्लिश का है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का पैसिव बताना। द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड। एक्टिव वॉइस दिया है तो लास्ट से शुरू कर देंगे हम पैसिव बनाना। सबसे पहले जाएगा द फील्ड। ठीक है, फील्ड्स के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? एस है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द फील्ड्स आर। ठीक है, देन बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। नो इम्प्रूवमेंट, वी हैव रन या वी हैड
रन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वी हैड रन ही जो है सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलेंगे, एम्बीवैलेंट। ठीक है, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास, इसमें एरर बताने की किस सेंटेंस में है, नो एरर है, दोज हु आर लेट इनसाइड द क्लास या दे विल नॉट बी अलाउड, तो एरर कहाँ पर है, दे विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम, परसिस्ट का मोस्ट एंटीनम बताना, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है, परसिस्ट का एंटीनम क्या होगा। तो परसिस्ट क्या होता है, ड्रिड रहना या किसी चीज़ पे अड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा कीज, यानी कि एंड कर देना या समाप्त कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, एक्सपायरी कह सकते हैं आप, क्लॉज। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, व्हाट ए रेयर फ्लावर सी सेड, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है इसकी। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी साइन आया है, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ग्राम पंचायत का जो सब्जेक्ट मेन आता है पंचायत से रिलेटेड वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि 1/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, 1/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दिया, 3/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें। तो सरकार सरपंच को कब हटा सकती है, जब 2/3 पंच जो है, यानी कि 2/3 पंच जो हैं सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दे तो। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, सरपंच, ग्राम सेवक, दलपति या मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, प्रधान किसे कहा जाता है ग्राम पंचायत में, सरपंच को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सरपंच जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, जिला विकास पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त। ग्राम पंचायत में पूछा है कि सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो वो होता है पंचायत सेवक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के अंग चुनिए, अध्यक्ष, ग्राम सभा प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी सॉरी। तो ग्राम पंचायत के अंग की अगर बात करें तो 5 अंग होते हैं ग्राम पंचायत में। सबसे पहले आता है ग्राम सभा, तो यहाँ पर ग्राम सभा ही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो होती है ग्राम कचहरी। थर्ड होती है मुखिया एवं कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट होती है ग्राम सेवक और ग्राम रक्षा दल। तो 5 अंग जो होते हैं ग्राम पंचायत के, तो ग्राम सभा यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा है कि कौन होता है, सरपंच, पंच, मुखिया या पंचायत सेवक। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ठीक है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, पंचायत सेवक, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास अधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो होता है बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मीन्स प्रखंड विकास अधिकारी। ठीक है, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ पर होता है, गांव, प्रखंड, जिला या अनुमंडल। तो पंचायत समिति का मुख्यालय होता है प्रखंड। ठीक है, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है, जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त या जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सह सचिव कौन होता है, उप विकास आयुक्त। ठीक है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, मुखिया, सरपंच, मेयर या अध्यक्ष। तो जिला परिषद का प्रधान होता है कौन, अध्यक्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2, 3, 4 या 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके सदस्यों के द्वारा होता है, तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसका निर्वाचन कौन करता है, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ग्राम कचहरी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का डैश संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। तो कौन से अधिनियम के तहत, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है,
पंचायती संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो यहाँ रखिए जो कर्तव्यों की सूची है पंचायती संस्थाओं की, वो संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, इसका 15th क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम बनने से पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? 9, 10, 11 या 12? पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। ठीक है, चलिए मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है सबसे पहले। इफ द मैट्रिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब भी इक्वल में अगर आपको दिए होते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो चीज़ है उसको सेकंड जो मैट्रिसेस है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल रख दीजिए। तो मेरे पास यहाँ से 4 इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले 3x + 7 किसके इक्वल रख देंगे? हम इसको 5 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, जो जिस पोजीशन पे है उसी के इक्वल रख दीजिए। देन y - 2 ये भी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बन रहा है वो बन रहा है मेरा y + 1 = 8। नेक्स्ट है 2 - 3x = 4। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है? x हो जाएगा 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -2/3। x की वैल्यू -2/3 आएगी। ओके, लेकिन एक और x है तो वहाँ से भी देख लेते हैं वैल्यू क्या निकल रही है। तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -3x और -6 नहीं 4 + 2 6। ठीक है, सिर्फ 6 रहेगा। तो ये हो जाएगा x और 3 दूनी 6। वेट नहीं 2 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 4 - 2 2। तो यहाँ से भी x की वैल्यू -2/3 ही आएगी। तो x की वैल्यू हमारी कंफर्म हो गई है, -2/3 आएगी। दोनों ही इक्वेशन से -2/3 आ रही है, तो वैसे भी पता चल रहा है आंसर कि C हो जाएगा। बट y की वैल्यू भी देखते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? y = 7 आ रही है। ठीक है, और अगर इससे देखेंगे हम वेट ए सेकेंड, यहाँ पे था y - 2 = 5। ओके, y = 7। ठीक है, तो 7 बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से 7 आ रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे -2/3 और 7 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ओके, तो सिंपल है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इस तरीके का अगर पूछा जाता है तो इक्वल में हो तो उनको इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि P of A = 1/2 है, P of B = 0 है, तो P of A/B क्या होगा? तो देखिए P of A दिया है, P of B अगर हमें निकालना है P of A/B, यानी कि A की वैल्यू किसके रिलेशन में? B के रिलेटिव में निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन में जिसके उसमें निकालनी हमें सापेक्ष में, वो वैल्यू हम नीचे रखेंगे। अगर यहाँ पर मुझे दिया होता B/A निकालना है तो मैं यहाँ पर P of B की जगह क्या रखती? A रखती, यानी कि जो नीचे होगा वो यहाँ पर नीचे रखा जाएगा। अब देखिए, अब A इंटरसेक्शन B तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले नीचे रख के देखते हैं। P of B की वैल्यू कितनी है? 0 है। जब भी डिवाइड में वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ पर आंसर क्या निकल के आता है? इन्फिनिटी निकल के आता है, यानी कि हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको ज़रूर एक बार आप जो है खुद से निकाल के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है। तो वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा इनमें। तो देखिए ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, देन पूछा हमसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब हमें प्रोजेक्शन निकालनी है ए ऑन बी। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, हमें इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ए वेक्टर कितना है पता है मुझे, 2i है प्लस 3j है प्लस 2k है।
ठीक है। देन इनके बीच में क्या है, डॉट है। उसके बाद आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस तरीके से है। जब भी हम डॉट में हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनके जो आगे दिया होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर b का निकालना है, ओके। तो b को इस तरीके से ही लिख लीजिए, i प्लस 2j कैप और k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताती हूँ, जब मोड में वेक्टर दिया गया होता है किस तरीके से निकालते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैप को नहीं, मतलब आई जो वेक्टर है उसको नहीं, जो इसके आगे दिया होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो यानी कि हम मान लेते हैं आई के आगे क्या है, 1 है। तो 2 1 ज़ा 2, देन प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नीचे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका हो जाता है रूट, और हर एक का स्क्वायर करते चलेंगे हम। आई के आगे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, के सामने भी कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर। तो ये जो मोड होता है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा 10, और नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4, 5 और 6 रूट 6, 10 रूट 6। लेकिन मेरा आंसर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँगी। इसको हमें कुछ मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा 10 रूट 6, और नीचे रूट 6 इंटू रूट 6 6 आ जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। तो 5/3 रूट 6 जो है इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो वेक्टर को ज़रूर देखिए, करवाया हुआ है मैंने, एक बार उसे देखिए जाके। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी करवाए हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90 या 91 जो भी है, मे बी एक क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, बट 90 क्वेश्चंस हैं श्योर, ओके। तो देखिए tan इनवर्स दिया है √3 माइनस सेकेंड इनवर्स दिया है और -2 इक्वल दिया है, तो इसका मान बताना है हमें, ओके। सबसे पहले देखते हैं, देखिए टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर है। √3 वैल्यू टेंजेंट के उसमें देखते हैं कहाँ पर होती है। √3 वैल्यू किसकी होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये लिखा जा सकता है इसको कि टेंजेंट इनवर्स और √3 टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। तो मैं इसको पाई की फॉर्म में लिख लेती हूँ, यानी कि π/3। यहाँ पर पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 यानी कि जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 6 18 आ जाएगा टेंजेंट 60, और वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। देन अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सिकेंट इनवर्स माइनस थीटा मान लीजिए इसको, ठीक है। ये अंदर थीटा ही है। सिकेंट इनवर्स माइनस थीटा को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लिखते हैं पाई माइनस सिकेंट इनवर्स थीटा, ठीक है। पाई माइनस सिकेंट इनवर्स थीटा लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पाई माइनस सिकेंट इनवर्स थीटा, यानी कि -2, क्योंकि -2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट दिया गया है, तो टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या बन जाता है, सिर्फ थीटा बचता है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट थीटा हो अंदर तो सिर्फ थीटा बचता है। तो यहाँ से मेरा ये कट होके सिर्फ π/3 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो पाई प्लस का था तो साइन चेंज माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसको सोल्व करते हैं, -2 किसकी वैल्यू होती है, सिकेंट पे, सिकेंट सिर्फ 2, यहाँ पे सॉरी माइनस का 2 नहीं होगा, सिर्फ सिकेंट इनवर्स थीटा, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा, माइनस का 2 नहीं बचेगा, ओके। ये सिकेंट माइनस थीटा था तब था, तो यहाँ पर सिर्फ सिकेंट इनवर्स थीटा बचेगा, ना कि माइनस का। तो 2 वैल्यू किस पर होती है, सिकेंट की 60 पर होती है, ओके। ये भी 60 पर होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, π/3 लिख सकती हूँ, यानी कि सिकेंट π/3। वही सिकेंट इनवर्स सिकेंट थीटा, ये अगेन सिकेंट से सिकेंट कैंसिल और π/3 बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं एलसीएम लूँगी, इसका 3 आ जाएगा, पाई हो जाएगा, -3π हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा -3π + 2π, यस एक मिनट, यस हाँ, और बाई में 3, तो यहाँ से बचा मेरा -π/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 1। तो कितना स्कोर आप इसमें कर पाए हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 90 में से आप कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही कर पाए हैं।
लेवल मैंने हाई रखने की ही कोशिश की है, क्योंकि बार बार अगर हम वही इजी क्वेश्चन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट रखने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी लेवल का करेंगे, ठीक है। मैथ्स का लेवल भी जो है यही रखेंगे, बट आगे कोशिश करूँगी कि 4 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं रखूँ, 5 6 जितने भी हैं, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर कर पाएँ, मैथ्स की प्रैक्टिस जो है हम कर पाएँ उसमें। ओके, तो स्कोर को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।